सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मेडिएवल हिस्ट्री का पार्ट। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको आधुनिक भारत का इतिहास है वो पैरेलली साथ साथ चल रहा है, क्योंकि उसको मैंने एक तरह से स्टार्ट कर दिया है। मतलब स्टार्ट के हमारे लगभग 22-23 लेक्चर उसमें ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर मैं वैसे कहूँ तो ऑलमोस्ट 60% काम हमारा कम से कम हो चुका है आधुनिक भारत के इतिहास में। एक बेसिक समझ जो हमारी बननी चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में वो बन चुकी है। हमें पता लग चुका है कि कैसे यूरोपियंस आए, कैसे अंग्रेज आए, क्या क्या उन लोगों ने किया, कैसे कैसे अंग्रेजों की भारत में विजय हुई, कैसे कैसे उन्होंने बंगाल को, पंजाब को, मैसूर को, मराठाओं को, अलग अलग लोगों को, निज़ामों को हराया, और कैसे करके सहायक संधि की शर्तें लगाई, कैसे डलहौजी का शासनकाल आया। डलहौजी का शासनकाल आया, उसके दौरान डलहौजी की राज्य हड़प नीति आई। उसके बाद मैंने आपको उसमें ये भी बता दिया है कि किस तरह से औद्योगिक पूंजीवाद आया, किस तरह से वहाँ पर कमर्शियल कैपिटलिज्म, वाणिज्यिक पूंजीवाद आया, किस तरह से वहाँ पर एक तरह से वित्तीय पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिस्टिक कैपिटलिज्म वहाँ पर आया, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। ये सब चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बता दी है। अगर आप मध्यकालीन भारत के लिए आए होंगे तो आपको जरूर लगा होगा कि ये क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा उनके लिए था जो कि अभी तक मेरे से रिलेट कर रहे थे, ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी अगर आप मेडिवल हिस्ट्री से पढ़ो बहुत अच्छी बात। देखो, कायदा ये कहता है कि यार हमें सबसे पहले से पढ़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए सबसे पहले कि कैसे करके हड़प्पा सभ्यता थी, सैंधवकालीन सभ्यता, उससे पहले भी हमें पाषाण काल वगैरह वो देखना चाहिए, जो स्टोन एज वाला कार्यकाल रहता है। यानी स्टार्टिंग से देखना चाहिए इंसान कैसे कैसे आया, फिर कैसे कैसे क्या क्या हुआ, फिर हड़प्पा, सिंधु, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, आगे बढ़ते हुए ऐसे चलना चाहिए। इस तरीके से फिर हमें धीरे धीरे मध्यकालीन भारत, फिर धीरे धीरे हमें आधुनिक भारत में आना चाहिए। कायदा वैसे यही है। लेकिन क्योंकि 8वीं 10वीं क्लास तक हमें एक बेसिक बेसिक समझ थोड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा आपको याद है, याद बिल्कुल नहीं है आपको, लेकिन इतना हमें थोड़ा बहुत हल्का हल्का पता है कि अंग्रेज भी कोई चीज़ हुए थे, तो हमें उनका आइडिया था। इसलिए मैंने ना एक बार मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट किया हिस्ट्री को पढ़ाना। ये मेरा अपना स्टाइल था, मुझे लगता है वो बेसिकली फ्रूटफुल रहा हमारे लिए, क्योंकि हम जिस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे स्ट्रिक्टली हम यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इसी के बीच में सारे एग्जाम जो आपके गवर्नमेंट के होते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। एक तो ये बात हो गई हिस्ट्री में। लेकिन एग्जाम में जो ट्रेंड बन रहा है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो क्या है कि वो समझ पर बेस्ड है। अब एनसीईआरटी भी बदल चुकी है, आपने सुना होगा ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उसमें आप उसका डिस्क्लेमर पढ़ना जो शुरुआत में उन्होंने दिया रहता है, उसमें वो साफ साफ लिख रहे हैं कि हमारा बिल्कुल उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ डेट्स को याद करता रहे या फैक्ट्स को याद करता है। रेदर देन वो चाह रहे हैं कि आपकी एक समझ डेवलप हो चीज़ों के बारे में। ये हमारी अब की हिस्ट्री का उनका मोटिव है, और यही आपकी एग्जामिनेशन, चाहे यूपीएससी हो चाहे और अदर आपके एग्जामिनेशन हो, वो भी फैक्चुअल पूछ रहे हैं, नो डाउट फैक्चुअल पूछ रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली लिंक कर कर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की समझ देख कर कि किस तरीके से आप समझ रहे हो चीज़ों को, ये कर रहे हैं। तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री में हमारी अच्छी खासी समझ बन रही है। अभी उसमें फेज़ 2 हमारा रह गया, जहाँ से 1900 के बाद का दशक जब होगा, जब स्वाधीनता संग्राम वगैरह होंगे, वो रह गया। बाकी हमने बहुत कुछ उसमें कवर कर लिया। अभी मैं साथ में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होता, बहुत बड़ी बुक नहीं होती है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब उनके पास बहुत सारी ढेर सारी बुक आ जाती है ना, बहुत सारे पेजेस की, तो उनको समझ नहीं आता स्टार्ट कैसे करें, क्या करें, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फिर हो जाता है। और कभी कई बार तो बच्चे छोड़ देते हैं। कई टॉपर्स के ऐसा भी उन्होंने पहले कहा है कि यार हमने ना मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी नहीं, छोड़ दी, और वो अच्छे रैंकर है, रैंक होल्डर्स हैं। हमारे मन में एक मिथ बन जाता है कि यार ऐसा भी हो सकता है कि छोड़ देंगे। छोड़ने से काम बिल्कुल नहीं बनने वाला। अब वो सिनेरियो है ही नहीं कि आप किसी चैप्टर को, चैप्टर नहीं है तो पूरी बुक छोड़ने की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप इसको पढ़ोगे ना, आपको बहुत अच्छा मज़ा भी आएगा, इसमें एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो ये मेरा एक छोटा सा आज इंट्रोडक्शन था, क्योंकि आज हम इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें समझना मैटर करता है। ऑल्दो मैंने चीज़ें हिंदी में यहाँ पर लिखता हुआ चलूँगा, और कई स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम से वो भी तैयारी कर रहे हैं इससे। अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल के हैं तो मैं वहाँ पर इंग्लिश मीडियम के हिसाब से चीज़ों को पढ़ाता हूँ। ज्योग्राफी वगैरह की हमारी क्लासेस चल रही हैं, और अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब मैं पहले की बातें नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आज की बातें करूँगा जो अब हो रहा है। प्राचीन एक होता है, एक होता है मध्यकालीन, देखते हुए चलेंगे। आज इंट्रोडक्शन है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं उनको एक बार ओपन कर दूँ आपके सामने, फिर तो हमें फ्लो करना है चैप्टर के साथ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अभी सारी चीज़ों को मैं समेटने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, प्राचीन भारत, आधुनिक, इस तरीके से ना हमने अपने जो इतिहास है उसको 3 हिस्सों में बांटकर लगभग लगभग हम पढ़ लेते हैं। प्राचीन जो इतिहास है ये वो वाला है जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि यार वो सैंधवकालीन सभ्यता वाली बातें, फिर बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, जो 6ठी सदी ईसा पूर्व में आए थे, यानी कि 2600-2500 साल पहले जो आज से आए थे, बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में। फिर नीचे नीचे आते हुए हम बिंदुसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, इन लोगों के बारे में, फिर होते हुए हम अशोक से होते हुए फिर हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं, हर्षवर्धन वगैरह, ऐसे कर कर हम आते हैं। और ऐसे लगभग लगभग, मतलब अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो आप ये मान लो कि सिंधुकालीन सभ्यता, यानी कि जो सैंधवकालीन सभ्यता, हड़प्पाकालीन सभ्यता है, वहां से लेके लगभग लगभग जो आपका टाइम पीरियड है, ये पृथ्वीराज चौहान तक मान लो मोटा मोटा इसे। अब देखो,
एक बात है, पृथ्वीराज चौहान की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके साथ तराइन वगैरह का युद्ध होता, मोहम्मद गौरी का, थोड़ा पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं। अब देखो कई बार ना ये क्लेम किया जाता है साउथ इंडिया में, खास तौर से ये क्लेम किया जाता है कि जो साउथ के इतिहासकार हैं उनका कई बार ये मानना भी होता है कि आपने इतिहास को अपने हिसाब से बनाया है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इस काम में जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में बैठे होंगे तो दक्षिण में कोई नहीं होगा, दक्षिण का भी अपना इतिहास होगा। तो चीज़ें मिक्स होती है। फिर हम चोर, चेर, पांड्य, इन लोगों को भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, पाल लोगों को जो कि पूर्व के थे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ ये मोटा मोटा, ताकि अंडरस्टैंडिंग बने। लेकिन इस बीच में बहुत कुछ होगा। हम उत्तर भारत को भी, दक्षिण भारत को भी देखते हैं बीच बीच में कि वहाँ क्या हो रहा है, पूर्वी भारत में क्या हो रहा है। पूर्वी भारत में पाल हो गए, यहाँ के नीचे के पांड्य हो गए, ऊपर के चेर हो गए, चोल हो गए, चालुक्य हो गए, इनके बीच में भी आपस में लड़ाइयाँ वगैरह चलती रहती थी, प्रतिहार होते थे गुजरात की तरफ के। ठीक है, तो बहुत कुछ चलता था, कहने का मतलब है। लेकिन अभी सिर्फ समझाने के पर्पज से अगर मैं बोलूं तो पृथ्वीराज चौहान का जो लगभग टाइम पीरियड फिनिश होता है वो 1192 ईस्वी तक होता है। और सैंधवकालीन सभ्यता आप जानते हैं लगभग 2500 साल पुरानी, उससे कई 2500 ईसा पूर्व की है, यानी ईसा पूर्व 2500, लगभग 5-5 हज़ार साल पुरानी सभ्यता। वहां से लेकर हम स्टार्ट करते हैं, लगभग यहाँ तक का इतिहास पढ़ते हैं एक बार। ये हमारा इसमें आता है प्राचीन भारत के इतिहास में, और ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। मध्यकालीन भारत की जब हम बात करते हैं तो इसको मोटा मोटा माना जाता है मोहम्मद गौरी की भारत में विजय से। मोहम्मद गौरी का नाम शायद आपने सुना होगा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191 में 1191 ईस्वी में तराइन नाम की एक जगह है, वहां पर तराइन का युद्ध लड़ा पहला। और इस तराइन के पहले युद्ध में जो दिल्ली के राजपूत शासक जो ये थे अपने पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने हरा दिया गौरी को, और हरा दिया और छोड़ दिया, क्षमादान दे दिया, क्योंकि उनका मानना था क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीर पुरुषों का आभूषण है, ऐसा मानते थे। लेकिन ये गौरी ऐसा नहीं मानता था। वो तराइन के दूसरे वॉर में आया तैयारी करके, और थोड़े जयचंद वगैरह आपने नाम सुनोगे कि दुष्ट जयचंद के द्रोह का फल है जो अब तक अंधेरा उजाला ना आया। तो वही जयचंद है ये, जिसको आज भी इतिहास जानता है एक गद्दार के रूप में। तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान का एक भाई थे, एक चचेरे मेरे भाई। तो 1192 ईस्वी में उसके साथ मोहम्मद गौरी मिलता है, और 1192 ईस्वी में तराइन के सेकेंड वॉर में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है, छल से या जैसे भी करके, लेकिन हरा दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को। चंद्रबरदाई का नाम आपने शायद सुना होगा, उन्होंने एक पृथ्वीराज रासो नाम की एक किताब लिखी है, उसमें इसका जिक्र किया है। आपने एक बहुत अच्छा इस तरह की छोटी सी फिल्म भी बनी है, वो भी आप देखना। उसमें दिखा रखा है किस तरह से उसका एक नाट्य रूपांतरण किया गया है कि कैसे करके पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के वहाँ जाते हैं, और कैसे करके वो मोहम्मद गौरी को मारते हैं, कैसे पृथ्वीराज चौहान को उनके दोस्त जो चंद्रबरदाई रहते हैं, जिन्हें वो प्यार से चंद कहते थे, वो बताते हैं कि 8 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तापर बैठा सुल्तान है मत चूके चौहान, ऐसा करके कुछ कहा था। और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और राजा दशरथ दो ही ऐसे भारत में हुए हैं जो कि शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, यानी शब्द सुनकर बाण मारते थे बिना देखे, और लगता था पॉइंट पे। तो आपने शायद सुना होगा कि मोहम्मद गौरी ने, अब ये ऐतिहासिक घटना है या फिर पौराणिक घटना है, यानी कही गई बातें जो भी है, लेकिन ऐसा जिक्र मिलता है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट उससे भी हमारा डेवलप होता है। तो ये है वो। कुल मिलाकर ये यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी है, यही यहाँ पर गेम चेंजर होगा। मोहम्मद गौरी आगे के इतिहास को डिसाइड करने का काम करने वाला है हम मध्यकालीन भारत में, एक फैक्टर। आधुनिक भारत की हम बात करें तो ये जो सिलसिला चलेगा लगभग 1192 ईस्वी से चलता है, और ये लगभग मोटा मोटा आप मान के चलो 1600 ईस्वी तक मान के चल लो आप, मध्यकालीन भारत का चलेगा। ट्रांजिशन होगा, क्योंकि 1600 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद यूरोपियंस का आना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी मध्यकालीन भारत लगभग चल ही रहा था अभी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो, अगर मैं बताऊं कि लगभग कहां तक, तो 1707 मान के चल लो आप, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद धीरे धीरे मुगलों का पतन होने लग जाता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब जो यूरोपियंस थे उनकी सत्ता मजबूत होने लग जाती है धीरे 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 करके, लेकिन एकदम से नहीं होती। अगर आप बिल्कुल फाइनल कहते हो कि कहाँ पे खत्म होगा, तो ये मान के चलो 1857 ईस्वी में मुगलों का पूरी तरीके से समापन होता है। मुगल सत्ता को पूरी तरीके से औपचारिक रूप से खत्म किया जाता है ऑफिशियली, और यहाँ पे भारत में अंग्रेजों का शासन हो जाता है, ब्रिटिश ताज के हुकूमत के अधीन भारत चला जाता है 1858 के अधिनियम के अंतर्गत। तो कुल मिला के मध्यकालीन भारत को हम इतने में पढ़ लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ट्रांजिशन है बीच में। आधुनिक भारत के इतिहास को आप 1600 से उठा सकते हो, वैसे कायदे से 1600 से उठाया जाता है, 1947 तक तो भारत आज़ाद नहीं होता। तो ये भारत की आज़ादी से पहले का है, प्री इंडिपेंडेंस, और उसके बाद 1947 के बाद भी हम आज तक जो कल घटना घटी है वो भी इतिहास बन चुका है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में आ जाता है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा होता है। अब हमें क्या पढ़ना है आज, हमें पढ़ना है, मतलब अब आने वाले कुछ टाइम में हमारे जो लेक्चर्स चलेंगे वो मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल हिस्ट्री पर चलेंगे। प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री, और आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री। आप अपनी 7th-8th क्लास में मध्यकालीन भारत की कुछ छोटी मोटी बुक्स या एनसीईआरटी क्योंकि उन्हें एक बार कवर कर लेना। विपिन चंद्र तो आधुनिक भारत के लिए, सतीश चंद्र अगर आपके मध्यकालीन भारत की बुक है तो उसको भी आप थोड़ा फॉलो कर सकते हो, एक कहानी के तौर पर। समझ उससे नहीं बन पाएगी आपकी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, हाईलाइटर लेकर बैठोगे तो पूरी कॉपी रंगीन हो जाएगी आपकी किताब।
इंपॉर्टेंट क्या है कि समझ आपकी बने, और वो समझ कैसे बनेगी, जब मैं बता रहा हूँ उससे बनेगी। जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली चीज़ों को आपको याद करते हुए चलना पड़ेगा, बिल्कुल चलना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग देते हुए चलूंगा, उससे आपकी समझ बहुत अच्छे से बन जाएगी। देखिएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो है मोहम्मद गौरी से चीज़ें स्टार्ट हो रही है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारा लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। देखिए, मोहम्मद गौरी के बारे में मैंने आपको बताया कि जो मोहम्मद गौरी था ये एक तुर्क था। तुर्क मतलब टर्किश, जो तुर्की है। अगर आपने मेरे से भूगोल वगैरह पढ़ा हुआ तो आप जानते हैं कि तुर्क की यानी टर्की की जो स्थिति आज पड़ती है वो पश्चिम एशिया की तरफ पड़ती है। कहाँ कहाँ है वो आप जानते हैं, टर्की, ठीक है ना, भूमध्य सागर वगैरह ये सब जानते हैं। मोहम्मद गौरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद गौरी ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, तराइन के सेकंड वॉर में जब इसकी जीत होती है, तराइन के सेकंड वॉर में जब इसकी जीत होती है जो कि 1192। अब आप मेरे साथ प्लीज चीज़ों को याद करते हुए चलो, मतलब एकदम से याद मत करो, थोड़ा समझो पहले। अगर आप पहली बार पढ़ लो धीरे धीरे, फैक्ट के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागो, याद करना फिक्स चीज़ें हैं, सब मैंने लिखी हुई है, चिंता मत करो। मैंने आपको, मैं दिखा दूँ, मैंने सारी चीज़ें लिख के ला रखा हूँ मैं आपके लिए, लेकिन मैं इनसे नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वो मैंने आपके लिए रखी हुई है कि बाद में अपने आप को आप वो चेक करने के लिए कि यार क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए, उसके लिए मैंने रखी हुई है। अदरवाइज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखो इधर, तराइन का जो सेकंड वॉर होता है इसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान की इसमें अनफॉर्चुनेटली हार होती है, और उसके बाद भारत में तुर्की सत्ता यहाँ पर आने लग गई है। अब इस तुर्की सत्ता में जो ये मोहम्मद गौरी था, इस मोहम्मद गौरी के कुछ कमांडर थे, 3 कमांडर थे, सेनापति मान लो आप ये, या उन्हें गुलाम कह दो, उन जमाने में गुलाम उसे कहते थे। 3 गुलाम, गुलाम मतलब वैसे वाले गुलाम नहीं, घर के काम करने वाले गुलामों की भी अलग अलग कैटेगरी थी। एक घरेलू गुलाम होते थे, और एक ऐसे वाले गुलाम जो बिल्कुल सैनिकों वाला काम करते थे, उन्हें भी गुलाम ही कहा जाता था, ठीक है, एम्प्लॉय उसके एक तरह के। तो इस मोहम्मद गौरी के 3 एम्प्लॉयज हैं, 3 एम्प्लॉयज, और यहां से कहानी शुरू हो चुकी है। एक का नाम है यलदौज, एक का नाम है यलदौज, ठीक है, दूसरे का नाम है कुबाचा, कुबाचा, और तीसरे का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। शायद आपने किसी एक का नाम इनमें से सुना होगा, या तीनों के ही सुने होंगे आपने, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 3 लोग हैं, तीनों के तीनों इसके कौन है, गुलाम है। इन तीनों गुलामों में ये अपनी सत्ता को थोड़ा थोड़ा बांट कर बोलता है कि यार मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, तुर्की जहाँ टर्किश में रहता हूँ मैं, वहां चले जाऊंगा, लेकिन अपनी सत्ता को यहाँ पे, क्योंकि मैंने भारत को जीता एक तरह से, तो इस इलाके को मैं बांट कर जाता हूँ अपने गुलामों में, ताकि कभी घूमने आऊँ तो यहाँ पर मैं मेरे बंदे यहाँ पे बैठे रहे। तो इसीलिए वो क्या करता है, यलदौज को गजनी का क्षेत्र देता है। गजनी ये पश्चिम एशिया की तरफ, यानी कि अफगानिस्तान उस तरफ पड़ता है, तो गजनी का क्षेत्र जो था वो यलदौज को सौंपता है। यलदौज एक व्यक्ति का नाम है जो उसका गुलाम है, बड़ा प्रभावशाली है ये भी। कुबाचा को बोलता है कि सिंध और मुल्तान का इलाका, सिंध नदी जहां पर बहती है उस तरह से आप समझ सकते हो, जो आज का आधुनिक पाकिस्तान का लगभग इलाका है वो वाला, सिंध और मुल्तान का इलाका कुबाचा को सौंपता है। और बाकी जो अपना भारत में उत्तर भारत का जो इलाका है, क्योंकि वही इलाका लगभग उसमें उसके कब्जे में था गौरी के, लगभग भारत का उत्तर भारत का जो इलाका है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है। उत्तर भारत का इलाका कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है, क्योंकि उसमें भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी सीमाएं नहीं थी, तो उस हिसाब से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोटा मोटा जो उत्तर भारत का इलाका है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपता है। सिंध और मुल्तान की कमान वो कुबाचा को सौंपता है, और यलदौज को सौंपता है गजनी की कमान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट तीनों लोग हैं, ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। अब इसमें हमें क्योंकि देखना है भारत के इतिहास को, और भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक कुल मिला के कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में भारत की सत्ता आ जाती है। उत्तर भारत की सत्ता दिल्ली की नहीं कहूंगा मैं, लाहौर की, ठीक है। मैं बताता हूं आपको क्या क्या है। तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में अब लगभग भारत की सत्ता आ चुकी है, मोहम्मद गौरी घर जा चुका है। लेकिन अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे क्या होता है, और यहीं से एक वंश की स्थापना होगी, और इसी वंश को हम कहेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश कहने का कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि मोहम्मद गौरी के गुलाम लोग थे और उसी के द्वारा शुरू किया गया था। हमें इन दो के बारे में खास नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना कुतुबुद्दीन ऐबक के, इसलिए इतिहासकारों ने इसे गुलाम वंश कहना पसंद किया, क्योंकि गुलामों का एक तरह से वंश की नींव पड़ी थी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक एक तरह का गुलाम था मोहम्मद गौरी का। अब यही यहाँ पर शासक बन रहा है और यही यहाँ पर राजकाज करने वाला है। अब हम वन बाय वन देखने वाले हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने सारी बातें डिटेल में लिखी हुई है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा ज़्यादा नहीं, मैं इन चीज़ों को सिर्फ टैग फॉर्म में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आगे सारी चीज़ें लिखी हुई है, PDF आपको मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर हम देखें, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में अपना वो मुख्यालय स्थापित करता है, लाहौर में, दिल्ली में नहीं। ये बात ध्यान रखना, गलतफहमी होती है। एक बार एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया, मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो आया है कभी ना कभी, यहाँ ईयर के हिसाब से नहीं पढ़ रखा हमने। तो 1206 ईस्वी में लाहौर में क्वेश्चन आया था, दिल्ली में वैसा था ना कि एक गलत दो गलत वाला, तो कईयों ने दिल्ली सही किया क्योंकि उन्हें लगा दिल्ली वगैरह कुतुब मीनार ये सब चीज़ें, तो लेकिन उसने 1206 में से लाहौर में अपना मुख्यालय बनाया, दिल्ली में मुख्यालय नहीं बनाया, एक बात ध्यान रखना। तो कुल मिला के लाहौर में अपना मुख्यालय बनाया। ये सब चीज़ें मैंने लिखी है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा।
ये इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैं अगर आपको मोटा मोटा पहले लिख दूं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, 1206 से सिर्फ 1210 ईस्वी तक की इसका शासनकाल रहा, मात्र 4 सालों का। इसने क्या क्या किया? इसने सबसे पहले ये कोशिश करी कि जो इसको इलाका मिला हुआ है उसको वो बचा कर रखे। नए इलाके जीतने पर इसने फोकस नहीं किया, यानी अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने पर फोकस नहीं किया, बल्कि जो लॉ एंड ऑर्डर था, यानी कि जो कानून व्यवस्थाएं थी, उसको सुधारने का काम किया, ताकि जितना मुझे क्षेत्र मिला हुआ है उतने से काम चलाऊं, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, ऐसा मानता था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुल मिलाकर के इसने सबसे पहले क्या काम किया, अपनी शक्ति को संगठित करने के लिए, कि ताकि कल को कोई इस पर अंगुली ना उठा दे, कोई लड़ने ना आ जाए कि यार मैं हूँ, मुझे चाहिए लाहौर का इलाका। इसने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का प्रयोग किया। वैवाहिक संबंधों का प्रयोग कैसे किया इसने, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उस समय जो शक्तियां यहाँ पर काम कर रही थी, वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने का काम किया। कैसे किया होगा? क्योंकि उसने यल्दौज, आपको याद होगा पीछे मैंने यल्दौज लिखा था, और एक व्यक्ति है कुबाचा, पीछे मैंने लिखा था, और ये यल्दौज की जो बेटी है उसके साथ इसने शादी करी, यानी यल्दौज को सबसे पहले तो इसने अपना ससुर बना दिया, यल्दौज की बेटी के साथ शादी कर दी। कुबाचा से इसने अपनी बहन की शादी करवाई, कुबाचा से इसने अपनी बहन की शादी करा दी, तो फिर यहाँ से भी उसने रिश्ता जोड़ लिया कुबाचा के साथ, ताकि कल को ये लोग आक्रमण वगैरह न करें। और एक तीसरा बाद में इसी का ही गुलाम था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे था तो इसके भी कुछ इंप्लॉयज होंगे, तो उन इंप्लॉयज में एक का नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इस इल्तुतमिश के साथ इसने अपनी बेटी की शादी करवा दी। तो कुल मिलाकर ये इल्तुतमिश थोड़ा शक्तिशाली ठीक ठाक टाइप का था, मतलब, लेकिन था इसके अंडर में, इसका गुलाम था एक तरह का, लेकिन इसने अपनी बेटी की शादी से कराई। गुलाम मतलब ऐसा गुलाम मत समझना, अच्छा खासा सेनापति टाइप का था, सूबेदार था एक तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को थोड़ा मजबूत करने का काम किया। अगली बात, इसने सुल्तान जैसी उपाधि धारण नहीं करी अपने उसमें, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, इसने बड़ी नम्र नम्र उपाधियां धारण करी, मतलब बड़ा पोलाइट बना रहा है अपने उसमें। इसने अपने लिए सिंपल सिंपल सी उपाधियां ली, जैसे मलिक की उपाधि ली, सिपह सलार की उपाधि ली। सिपह सलार मतलब नॉर्मल सा सैनिक टाइप की, सिपह सलार, क्योंकि इसको पता था कि यार अभी 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 तो मैं निकला हूँ वहाँ से, मोहम्मद गौरी का मैं गुलाम ही हूँ, तो इतनी जल्दी इसकी हिम्मत नहीं हुई कि ये बोल सके कि मैं सुल्तान हूँ। ये मलिक सुपह सलार, इसलिए इसे कई बार न्यायपूर्ण राजा के रूप में भी जाना जाता है, मतलब अच्छे राजा के रूप में इसकी एक तरह से प्रतिष्ठा बनी हुई है इतिहास में, यानी बेकार बुरा नहीं माना जाता, ये माना जाता है कि अच्छे किस्म का राजा था, ठीक ठाक, मतलब पोलाइट किस्म का, शांत किस्म का राजा था। ज़्यादा युद्ध वगैरह भी इसने लड़े नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना के बराबर लड़े, क्योंकि उसने अपनी सीमाओं को बढ़ाने का काम नहीं किया, बस लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को अपने राज्य में अच्छे से बनाया ताकि लोग अच्छे से रह सकें। तो कुल मिलाकर न्यायपूर्ण राजा की उपाधि किसको मिली है? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली है। इसने नम्र, मलिक और सिपह सलार जैसी नम्र उपाधि धारण करी। ध्यान रखना, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। अच्छा, अब एक बात मैं आपको यहां से बता देता हूं, क्योंकि एक बात निकल के आ गई है। जब हम मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं ना, तो उस समय हमारा मध्यकालीन भारत जो होगा वो दो हिस्सों में बटा रहेगा। एक होगा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, और एक होगा हमारा मुगल सल्तनत, मुगल काल जिसे हम कह सकते हैं। तो होगा क्या ना कि हम एक टाइम पीरियड तक दिल्ली सल्तनत में जो हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत में, इसमें हमारे पास तुर्कों के बारे में मेन पढ़ेंगे, जैसे मोहम्मद गौरी मैंने अभी शुरू कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो ये सिलसिला लगभग 1206 ईस्वी तक चलेगा, और लगभग मोटा मोटा मान के चलो 1526 ईस्वी तक ये चलता रहेगा। 1526 इसलिए खास है क्योंकि इस समय पानीपत की पहली लड़ाई होती है और मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है। इसके बाद दूसरा टाइम पीरियड चलेगा 1526 ईस्वी से चलेगा लगभग 1857 ईस्वी तक, जब तक मुगल सत्ता भारत में रहेगी, यानी कि भारत के सर्वे सर्वा जो बादशाह होंगे वो मुगल रहेंगे। तो यहां पर जो राजा होता था उसे बादशाह कहा जाता था, जैसे अकबर बादशाह, शाहजहां, ये बादशाह लोग थे। और ये लोग आपस में अपने आप को सुल्तान कहते थे, यानी कि यहाँ का राजा टाइप का जो होता था वो सुल्तान कहलाता था। तो ये छोटे छोटे से फर्क मैंने बता दिए। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि न्यायपूर्ण राजा के रूप में से जाना जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह, अच्छा, आगे जाके क्या हुआ, आगे जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक खास बात ये आती है कि यार 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल लेते, पोलो होता है ना, घोड़े के ऊपर, एक तरह से हॉकी टाइप के समझ लो आप, वो खेलने का गेम होता है, उससे घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और एक बार किसी ना किसी एग्जाम में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, एसएससी टाइप के एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन से राजा की मृत्यु घोड़े से खेलते हुए नीचे गिर के हुई थी, है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, चौगान खेलते हैं 1210 ईस्वी में। इतना ही है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ खास और नहीं है, बस इतनी ही बातें हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आएगी। एक बार इन बातों को मैं आपको फटाफट से दिखा लेता हूँ। अच्छा देखो, मैंने आपके लिए कुछ ट्रिक्स बना रखी हैं चीज़ें समझाने के लिए। हमारी जो दिल्ली सल्तनत होगी ना, इसमें ये इस तरह के 5 वंश चलेंगे। सबसे पहले गुलाम वंश आएगा, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद, और फिर लोधी वंश हमारे पास आएंगे।
आपको बिल्कुल याद नहीं करना है इसको अभी, क्योंकि ऐसे याद करोगे तो इसे रट्टा मारना कहते हैं। अभी हम गुलाम वंश में हम डिटेल में पढ़ेंगे, 10-12 इसमें राजा होंगे तो उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर खिलजी को डिटेल में पढ़ेंगे, तुगलक को डिटेल में पढ़ेंगे सन के साथ, तो ऑटोमेटिकली याद होते हैं। लेकिन बाद में कभी आप पढ़ोगे तो एक रिविजन टाइप का करने के लिए वैसे हल्का सा मैंने लिख दिया। इस ट्रिक की भी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए चलो रख लो ट्रिक। वैसे आप बिल्कुल फोकस मत करो याद करने पे, इस पर बिल्कुल फोकस मत करो, क्योंकि हम गुलाम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में खिलजी पढ़ेंगे, तो अपने आप याद होगा कौन कब कैसे था। ठीक है, फिर भी जीके तो संभाल ले भाई, मतलब ऐसा कुछ है, जीके तो संभाल ले, यानी जी फॉर गुलाम, के फॉर खिलजी, टी फॉर तुगलक, एस फॉर सैयद, लॉ फॉर लोधी, ऐसे करके आप हल्का से याद रखते। तो बाकी आप बिल्कुल याद करने की कोशिश मत करो अभी कुछ भी। गुलाम वंश में हमारे ये सुल्तान होने वाले हैं। गुलाम वंश समझ रहे हो, कुतुबुद्दीन ऐबक से जो सिलसिला शुरू हुआ अभी 1206 से 10 तक, ये यहाँ पर आके खत्म होगा। आपको लगेगा कि यार 11 लोगों के हम नाम कैसे याद रखने क्या होंगे, इसी में हमारा गुलाम वंश खत्म हो जाएगा आराम से, बहुत आराम से। लेकिन हमें चीज़ों को समझते हुए चलना पड़ेगा। मैं आपको एक एक करके अभी वापस आकर इस पेज में दिखाऊंगा और आप बोलोगे यार हर एक नाम मुझे याद हो गया और हर एक के बारे में मुझे कुछ ना कुछ पता चल गया। वो तब पता चलेगा जब हम पहले अच्छे से चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब इधर देख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो मैंने बताया, कुछ रही सही बातें रहेंगी, मैंने जानबूझ के छोड़ी है, मुझे पता है कुछ पॉइंट छोड़े मैंने। इधर देखो, 1206 में सिप्पे सलार मलिक जैसी नम्र उपाधियां धारण करी। पृष्ठभूमि में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यल्दौज है, कुवाचा है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। यल्दौज, गजनी, कुवाचा, सिंध और मुल्तान, और कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का क्षेत्र है। वैवाहिक संबंधों से स्थिति मजबूत करने का काम किया। किसके साथ शादी कराई मैंने आपको बता दिया, यल्दौज की बेटी से शादी करी, कुवाचा से अपनी बहन की शादी कराई, और इल्तुतमिश जो कि उसका ये गुलाम था उससे अपनी बेटी की शादी करवाई। उसके बाद राज्य विस्तार की बजाय इसने कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दिया, मैंने आपको बता दिया। दिल्ली में किला या राय पिथौरा, जो राजपूतों का एक तरह का महल टाइप का बना हुआ था, एक शहर था, उसके पास में 7, एक लिखा होगा यहाँ पे, 7 नगरों में से पहले नगर की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हो सके तो ध्यान रखें। न्यायपूर्ण राजा की उपाधि, एक मिनट एक सेकेंड प्लीज रुकना जरा, ये थोड़ा सा कर्सर इसमें, अच्छा हाँ ठीक है। देखो, न्यायपूर्ण राजा की उपाधि और चौगान खिलजी में मृत्यु हुई, सब समझ में आ गया। इसमें कोई पॉइंट मुझे खास जो लग रहा है अभी फिलहाल, इसमें कोई भी पॉइंट मुझे लग नहीं रहा जो कि हमने पढ़ा नहीं है और जो डिस्कस करनी है। देखो, ऐसा नहीं कि कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म हो गया, बहुत सारे काम है जो अभी होंगे। दिल्ली का एक सिक्का चलवाया, किसने चलाया, वो मोहम्मद गौरी ने चलवाया, लेकिन मैंने अभी आपको बताया नहीं, जबकि गौरी खत्म कर दिया मैंने। अभी क्या है ना, हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेते हुए चल रहे हैं राजा महाराजाओं का। अभी बाद में हमें आना है डिटेल में कि दिल्ली सल्तनत के दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं थी, उनकी राज व्यवस्था क्या थी, सैनिकों की व्यवस्था क्या थी, किस तरह की वहाँ पे कामकाज करने वाला प्रशासन कैसे चलता था। वो एक डिटेल टॉपिक होगा अलग से, और वो इतनी जल्दी नहीं होगा। पहले हम क्या कर रहे हैं, एक ओवरव्यू लेते हुए चल रहे हैं। जैसे अभी मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना पढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही है। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे सब खत्म कर देंगे, खिलजी को खत्म कर देंगे, तुगलक को खत्म कर देंगे, सैयद, लोधी सब खत्म कर देंगे। फिर हम एक ब्रॉड तरीके से पढ़ेंगे पूरे दिल्ली के राजाओं को, समझ रहे हो। अभी सिर्फ एक हल्का सा पर्सनली जान रहे हो उन लोगों को, ठीक है। तो ये उस समय का लगभग इलाका जो पर्पल में, आप बाद में देख लेना, उस समय के लिए मैंने आपको बता रखा है स्लेव डायनेस्टी का किस किस तरह से चला था, ठीक है। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ नए राजा जो कुतुबुद्दीन के बाद आएंगे। कुतुब मीनार आपने सुना होगा एक नाम, कुव्वतुल इस्लाम, एक मस्जिद थी, उसका वहाँ पर बनाया गया है ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू किया था, खत्म इसे इल्तुतमिश ने, और बाद में थोड़ा बहुत काम इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, ठीक है। हम बाद आगे देखते हैं अभी फिलहाल। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से 1210 ईस्वी तक का टाइम पीरियड कुतुबुद्दीन ऐबक का चल रहा है। अब 1206 से 10 के तुरंत बाद इनका एक बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा, नाम है आराम शाह। अब ये इतना आराम पसंद है कि ये आराम ही करता रह गया, और 8 महीने कब गुजर गए इसे खबर भी नहीं लगी। और 8 महीने तक इसने सिर्फ आराम ही आराम किया, कोई खास काम तो कर नहीं पाया। इसको ऐसी एक तरह से विरासत में मिल गई थी अपने पिताजी की ये चीज़। तो इसी बीच में इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, अभी एक नाम हमने पीछे पढ़ा था इल्तुतमिश का, आपने याद होगा। तो इल्तुतमिश इस बात का फ़ायदा उठाता है, वो देखता है कि यार ये योग्य नहीं है, और ऐसे करके तो हमारे ससुर जी समझ रहे हो ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेसिकली दामाद है ये। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक तरह से दामाद है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेटी की शादी इसके साथ करवाई थी, इल्तुतमिश के साथ। तो ये क्या करता है, आराम शाह को यहाँ से अपदस्थ करता है और पद को अपने आप में ले लेता है, और अपने आप को बोलता है कि मैं हूँ यहाँ का सुल्तान, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ने वाले, इल्तुतमिश के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश तुर्की था, टर्किशी था, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह उसका गुलामी था। उसमें एक जनजातियाँ होती थी, जैसे हमारे उसमें नहीं होती गोंड, कोल, इस तरह की अलग अलग जनजातियाँ होती है, भील, वैसी करके एक जनजाति होती है तुर्कियों में, उसका नाम है इल्बरी जनजाति। तो इल्तुतमिश से इल्बरी समझ में भी आ रहा है, इल्बरी जनजाति का ये व्यक्ति था।
और इसके अगर हम बैकग्राउंड जाने कि ये क्या था, कैसे था, अचानक से राजा बन गया, नहीं, अचानक से नहीं बना, ठीक था, योग्य किस्म का इंसान था ये। कैसे था योग्य? क्योंकि शुरुआत में जब कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह जीवित थे उस समय ये दो जगहों का, एक तो हो गई आपकी जी फॉर ग्वालियर और बी फॉर हो गई बुलंदशहर, जीबी या बीजी, आप ऐसे याद रखो, बीजी। तो कुल मिला के ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और बुलंदशहर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां का ये सूबेदार था उस समय, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी बेटे की शादी इसके साथ करवाई तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लगा यार कि कुछ तो दें, गिफ्ट वगैरह दें, तो गिफ्ट के तौर पे उसने उसे बदायूं जो जगह पड़ती है, बदायूं का भी उसने उसे सूबेदार बना दिया। आप मुझे बताएंगे बदायूं कौन से राज्य में पड़ता है? बदायूं का भी उसने उसे सूबेदार नियुक्त कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक तरह से गिफ्ट के तौर पर। तो ये एक ऐसा व्यक्ति था, इन तीन जगहों का सूबेदार, मतलब सेना का प्रमुख ऐसा समझ लो आप, समझ सकते हो। सूबे, सूबे कहते थे ना उस जगह को, उसका समझ गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समझ लो आप, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस तरह की व्यवस्था उस समय इलबरी जनजाति का ये था इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश जब गद्दी पे बैठा तो इतना आसान नहीं था इसके गद्दी पे बैठना, क्यों? क्योंकि कुछ खास काम हुए नहीं थे, क्योंकि अभी इससे पहले मोहम्मद गौरी जब जीता था उसका ध्यान तो वहाँ था, मध्य एशिया में जहाँ का वो था बेसिकली, उसका ध्यान तो वहाँ की राजनीति में था, तो उसने यहाँ कुछ खास काम किए नहीं थे। ऐसे ही अभी 4 साल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक आया है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ध्यान तो चौगान खेलने में लगा हुआ था, तो उसने भी कुछ खास काम नहीं किया। अब सारा का सारा जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है किसके सर पे आई? इल्तुतमिश के। अब इल्तुतमिश के साथ क्या क्या दिक्कत हुई वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि 1211 ईस्वी से लेकर के 1211 ईस्वी से लेकर के लगभग 1236 ईस्वी तक, लगभग 26 सालों तक, लगभग इतने सालों तक, लगभग 26 सालों के करीब करीब अगर हम देखें तो ये इल्तुतमिश का शासनकाल चलेगा। अब इल्तुतमिश ने इस समय क्या किया? सबसे पहला जो इल्तुतमिश ने काम किया वो ये काम किया कि यहाँ पर जो सामंत लोग थे उन्हें समाप्त किया। सामंत क्या होता है? फ्यूडलिज्म, आपने कभी सुना होगा सामंतवाद। सामंतवाद में क्या होता है कि जैसे कोई राजा है, अब राजा से बहुत दूर 500 किलोमीटर दूर एक गांव है, अब राजा वहाँ प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रख सकता था उस समय, क्योंकि इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज की डेट में फिर भी हम मान सकते हैं सच्चाई चीज़ें हैं, मोबाइल है, वीडियो कॉल है, ये चीज़ें उस समय नहीं थी। तो क्या करता था राजा, वहाँ कुछ लोगों को नियुक्त करता था कि तुम यहाँ का हिसाब किताब देख लो, उन्हें सामंत कहते थे। तो सामंत एक तरह से वहाँ का स्थानीय राजा बन जाता था उस पर्टिकुलर जगह का। इस सामंतवादी व्यवस्था में वहाँ पर कुतबी और मुइज्जी नाम के, मुइज्जी अभी पीछे लिखा हुआ है मैंने, आप देख लेना, इस तरह के सामंतों को उसने खत्म किया और अपने तरह के उसने क्या किया? 40 अमीरों का एक दल बनाया जिसे हमने चालीसा कहा। चालीसा दल का उसने गठन किया। चालीसा दल का मतलब ये था कि उसके द्वारा चुने हुए 40 अमीर होते थे, अमीर मतलब अच्छे खासे जो रेपुटेटेड इंसान वहाँ के होते थे तुर्क के, उन लोगों का उसने एक चालीसा दल का गठन किया। और ये इसके अपने विश्वास पात्र लोग थे, ताकि भविष्य में इसको एक तरह का समर्थन मिलता रहे, इसलिए इसने ऐसा किया। चालीसा दल का इसने गठन किया। अब इसी बीच में क्या होता है, 1211 में तो ये सुल्तान बना है यहाँ का एक तरह से दिल्ली का, लेकिन 1215 से 16 ईस्वी के बीच में यल्दौस जो है, आपने याद होगा यल्दौस कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर। वो यल्दौस को ख्वारिज्म, जो ईरान उस तरफ पड़ता है, ख्वारिज्म की जगह, आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे ख्वारिज्म के बारे में। ख्वारिज्म का शासक, ऐसे समझो ये ख्वारिज्म है और यहाँ पर गजनी है। जो ख्वारिज्म है ये एक तरह से अटैक करता है गजनी पर, और गजनी किसके कब्जे में था? यल्दौस को गिफ्ट मिला था गौरी के द्वारा। अब जब ये यहाँ पर अटैक करता है, और ख्वारिज्म में बड़ा शक्तिशाली राज्य था, तो यल्दौस को यहाँ से भागना पड़ता है, और यल्दौस भाग के यहाँ से पंजाब की तरफ पहुँचता है, जो कि भारत में पड़ता है उस समय। तो उस पंजाब में पहुँचता है और कोशिश करता है कि इस इलाके को मैं हड़पूँ। और उस समय यहाँ पर इस बीच में इसकी लड़ाई कुतुबुद्दीन ऐबक से भी हुई थी बीच में एक बार, लेकिन क्योंकि अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो चुकी है तो इसने सोचा कि यार अब मैं इल्तुतमिश को हरा हुरा के भारत में अपना नियंत्रण स्थापित करता हूँ यल्दौस ने। लेकिन ये इल्तुतमिश को हरा नहीं पाया, और इल्तुतमिश और यल्दौस की आपस में लड़ाई हो गई, और कुल मिलाकर इस शक्ति संघर्ष को इल्तुतमिश के पक्ष में रहा, और यल्दौस की लगभग इसमें हार हुई, और यल्दौस को फिर से वापस भगा दिया गया। तो कुल मिलाकर यल्दौस से संघर्ष। और इसी बीच में लगभग 1218 ईस्वी में एक तो यहाँ काम हुआ। अब इस ख्वारिज्म पर अटैक कर दिया किसने? चंगेज खान ने। आपने शायद मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान का नाम जरूर सुना होगा, और किसी का सुना ना सुना हो। ये बड़े क्रूर और बड़े शक्तिशाली राजाओं में एक माना जाता है चंगेज खान, बहुत शक्तिशाली। चंगेज खान ने तुरंत आक्रमण किया ख्वारिज्म पर, और ख्वारिज्म का शासक अब की बार भागा, और ये भागता हुआ सिंध नदी जो यहाँ पर पड़ती है उस सिंध नदी के पार हो लिया, और भागकर यहाँ पर आ गया, सिंध जगह पर पहुंच गया। कौन, किसकी बात कर रहा हूँ? ख्वारिज्म का जो नरेश था, यानी ख्वारिज्म का जो राजकुमार था, जो शासक था, मंगबरनी नाम था। और यूपीएससी में क्वेश्चन एक बार पूछा गया 2022 में। मंगबरनी जो था, मंगबरनी नाम है इसका, अलाउद्दीन मंगबरनी इसका पूरा नाम है वैसे, लेकिन शॉर्ट में लिखता हूँ मंगबरनी। ये मंगबरनी क्या करता है, जो कि ख्वारिज्म का शासक था, ये चंगेजों के डर से, यानी चंगेज खान यानी मंगोलों के डर से भागता हुआ ख्वारिज्म से अपने यहाँ पर आता है मंगबरनी, और मदद मांगता है इल्तुतमिश से।
इल्तुतमिश क्योंकि यहाँ दिल्ली हाँ अच्छा, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बना दी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर बनाई थी ना, इसने दिल्ली बना दी। ये यहाँ पहुँचता है, इल्तुतमिश से मदद मांगता है। कौन? मंगबरनी। 1218 ईस्वी के करीब करीब आता है। इल्तुतमिश मना कर देता है और इसे इतिहास में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि अगर इल्तुतमिश ने मदद की होती तो हो सकता है चंगेज खान फिर भारत पर आक्रमण करता और भारत की स्थिति बदल जाती, मंगोल आक्रमणकारी भारत में प्रवेश कर जाते उस समय, और भारत उस समय इसके लायक नहीं था उनके प्रतिरोध को झेलने के लिए, उनको प्रतिरोध करने के लिए। तो कुल मिला के इल्तुतमिश मना कर देता है कि सॉरी यार, हम नहीं कुछ की मदद कर सकते। फिर क्या करे मकबरनी वापस जाता है यहाँ से और यहीं कहीं पे सिंध में रुक जाता है। और सिंध आप जानते हो कौन सा इलाका है? सिंध में बैठा हुआ कुबाचा, याद है आपको? सिंध में कुबाचा है। तो यलदौस का तो आपको समझ में आ गया, यलदौस ने लड़ने की कोशिश करी लेकिन कुछ खास काम हुआ नहीं। कुबाचा के संबंध अच्छे थे कुतुबुद्दीन ऐबक से, लेकिन इल्तुतमिश से खराब हो गए थे। अब जब ये मकबरनी की मदद करने से मना करता है इल्तुतमिश, तो कुबाचा पहुंचता है सिंध में, और सिंध में जब वो आता है तो मकबरनी पहुंचता है सिंध में, और वहां पे मकबरनी सिंध में पहुंचता है, वहां ऑलरेडी कुबाचा बैठा हुआ है। इससे क्या होता है कि कुबाचा और मकबरनी के बीच में शक्ति संघर्ष होता है। इससे कुबाचा की शक्ति कम हो जाती है और इसका फायदा इल्तुतमिश को मिलता है, क्योंकि इल्तुतमिश का एक तरह से ओपोनेंट था ये। तो आप समझ पा रहे होंगे उसने मना करके दो खास काम कर दिए अपने लिए, क्योंकि उसने मना किया, इससे मंगोल आक्रमणकारियों से बच गया भारत, एक, और दूसरा उसने मना किया, इसके कारण ही मकबरनी सिंध में गया और सिंध में इसने कुबाचा की शक्ति को कम किया, जो कि इल्तुतमिश के लिए फायदेमंद था। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी, छोटी छोटी सी बातें बस। तो इतना कुछ हो रहा है। और 1218 ही वो टाइम पीरियड जब ख्वारिज्म को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद कर दिया था चंगेज खान लोगों ने, यानी मंगोलों ने, जो कि बहुत शक्तिशाली राज्य था ख्वारिज्म, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया था। तो इस तरह का टाइम पीरियड रहा है, इल्तुतमिश ने ये काम किया 1218 करीब। अब धीरे धीरे करके अगर हम देखें आगे जाके, फिर आगे जाके ये राजपूतानाओं के साथ भी युद्ध वगैरह लड़ता है। कौन? इल्तुतमिश। और मंडौर का इलाका जो राजस्थान में है, जहाँ पर जोधपुर गार्डन आपने शायद सुना होगा, वहाँ पर मौजूद है, और रणथंबोर का जो इलाका है, उन इलाकों को अपने कब्जे में लेता है। 1226-27 के बीच में काम करता है। और उसी बीच में ये भारत, अगर इस तरह का भारत है और यहाँ पे बंगाल है, तो बंगाल में एक व्यक्ति है, इसका नाम है एवाज नाम है इसका, अलाउद्दीन एवाज या कुछ नाम है, आप देख लेना, आगे पे लिखा हुआ है मैंने। वो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। इसी बीच में इल्तुतमिश अपने बेटे को भेजता है तुरंत से, नसीरुद्दीन महमूद को, और वो इसको हरा देता है एवाज को। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हो कि क्या क्या काम किए उसने। बंगाल में पूर्व की तरफ भी गया, पश्चिम में यहाँ पे राजस्थान का जो इलाका है, रणथंबोर का इलाका, राजपूतानाओं के साथ मंडौर के इलाके, इनको भी उसने जीता इल्तुतमिश ने। और इस तरह से उसने अपने अपने इलाके को कंट्रोल किया। ना केवल उसने अपने इलाकों को बचाया, बल्कि कुछ सीमा का विस्तार भी अपना उसने किया, क्योंकि बाद में उसने 1228 के करीब कुबाचा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, हरा दिया, और अपनी सीमा को आगे तक विस्तार कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ है, आप हो सके तो देखिएगा इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इलबरी जनजाति का था, बता दिया। ग्वालियर बता दिया। लाहौर दिल्ली बता दिया। यलदौद से संघर्ष में देखो, अब वो क्योंकि ना चीज़ें जो मैंने बोली वो फैली फैली सी थी, अब यहाँ पे सिस्टमेटिकली लिख दी मैंने, इसलिए मैंने लिखा हुआ है पहले से आपके लिए। उसके बाद लगभग इसी समय मंगबरनी की मदद से इनकार किया और बेचारा सिंध में बैठा रहा। आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा जो जो लिखा हुआ, और मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा, सारे पॉइंट कवर हो गए मुझे लगता है, और आपको समझ में आ गया। अगर मैं क्विकली आपको बताऊं, इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का था। क्या क्या करा इसने? इसको बदायूं की सूबेदारी गिफ्ट की थी, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन ये पहले से सूबेदार था, कहाँ का? बुलंदशहर का और ग्वालियर का। एक बार इल्तुतमिश क्या करता है, हम ये देखते हैं कि इल्तुतमिश के समय में यलदौस से इसकी लड़ाई शुरू होती है, यलदौस से, फिर कुबाचा से भी इसका कुछ टाइम में लड़ाई होती है। मंगबरनी जो मदद लेता है ख्वारिज्म का शासक, मंगोल आक्रमण का, इससे बचने के लिए इल्तुतमिश मना कर देता है, और उसके मना करने के कारण ये मंगबरनी चले जाता है सिंध और मुल्तान में, और कुबाचा की शक्ति को कमज़ोर करता है। इसका फायदा इल्तुतमिश को पहुंचता है। बाद में इल्तुतमिश राजपूतानाओं को हराने का काम करता है, जिसमें वो रणथंबोर के इलाके को और मंडौर के इलाके को जीतता है। वहां पर बंगाल में एक व्यक्ति एवाज जो है वो स्वतंत्र शासक बनने की कोशिश करता है। इल्तुतमिश अपने बेटे को वहां भेजता है और उसको हरा के शांत करवा देता है। इस तरह से इल्तुतमिश का लगभग टाइम पीरियड चला। और 1229, इसमें शायद लिखा नहीं है या पीछे कहीं लिखा होगा, 1229 वो टाइम पीरियड है जब बगदाद का जो खलीफा है, यानी जो मुगल सल्तनत होती है उसका जो प्रमुख माना जाता है इनका, वो खलीफा इसे उपाधि देता है सुल्तान की। वो बोलता है कि तुम सुल्तान हो दिल्ली के, प्रशस्ति पत्र लिख के देता है, एक सर्टिफिकेट अब उसे मिलेगा, कहने का मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से इल्तुतमिश ने किया। अब इल्तुतमिश के टाइम पे क्या कुछ काम धंधे भी कुछ हुए, कुछ काम किया इल्तुतमिश ने किए सर, अभी आपको मैं फटाफट से बता देता हूँ। इल्तुतमिश के, आप रोटी कपड़ा मकान सुना हुआ, या रामचंद्र
रामचरितमानस आपने सुना होगा, इस तरह की चीज़ें। तो इससे आप ये 3 चीज़ें याद रख सकते हो। एक चीज़ सबसे पहली है राजत्व का सिद्धांत क्या था इल्तुतमिश के समय। सी फॉर है चालीसा दल के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि चालीसा दल का गठन उसने किया था। चालीसा दल का गठन क्यों किया? सामंतवाद जो चल रहा था उसको उसने खत्म किया, अपने विश्वास पात्रों को उसने यहाँ पर रखा। एम फॉर मुद्रा व्यवस्था, यानी मुद्रा पद्धति, मुद्रा लिख रहा मैंने, मुद्रा पद्धति के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। ये 3 चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे तो हमारे ऑटोमेटिकली ये इल्तुतमिश के बारे में चीज़ें कवर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश का किस तरह से भारत की राजनीतिक पे प्रभाव पड़ा, या इल्तुतमिश के समय में क्या क्या काम किए गए, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है मेंस में। ठीक है, तो आप यहाँ से आपको चीज़ें बताऊंगी तभी आप कर पाओगे। देखो, सबसे पहली बात, इल्तुतमिश जो था वो फारसी राजत्व के सिद्धांत को मानता था। फारस मतलब ईरान का इलाका, तो फारसी राजत्व के सिद्धांत को मानता था। इसका अंदाजा हमें कैसे लगा? हमें इसका अंदाजा ऐसे लगा क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने जीते जी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उसने अगला सुल्तान घोषित किया था। बेटे थे उसके, लेकिन उसके बावजूद उसको लगा कि मेरी बेटी ज़्यादा योग्य है, उसने अपनी बेटी को सुल्तान घोषित किया। और ये पद्धति देखी जाती है ईरान में, फारस में ये पद्धति देखी जाती है कि लड़की जो होती है वो राजा की जो उत्तराधिकारी बनती है वो उसकी लड़की बनती है। तो इस तरह की नीति को उसने अपनाया उस समय। इसने तय कर दिया अपने जीते जी कि यार मेरी बेटी मेरी उत्तराधिकारी बनेगी। एक बात, रजिया सुल्तान का नाम है, आगे देखेंगे क्या हुआ रजिया सुल्तान का। चालीसा दल का गठन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मुइज्जी नाम के जो सामंत थे, कुतबी और मुइज्जी नाम के जो सामंत थे, इन लोगों को समाप्त किया। अपने चालीसा दल में विश्वास पात्र 40 अमीरों का एक दल बनाया उसने, जो उसके आसपास बैठते थे, उसकी खबर वगैरह रखते थे। ऐसा काम उसने किया। मुद्रा पद्धति में इसने अरब की पद्धति को अपनाया, यानी अरबी मुद्रा पद्धति को इसने अपनाया, जिसमें इसने क्या किया? तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के चलाए। तांबे के जो सिक्के चलाए थे, तांबे के सिक्के बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ भी चीज़ें सिंपल नहीं है इसमें, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जीतल कहते थे उसे, तांबे के सिक्के को। और एक होता था टंका, जो कि आपका चांदी का सिक्का होता था, यानी कि चांदी के सिक्के को कहते थे आपका टंका। आज भी आपने कभी सुना होगा टंका, ऐसे कहते नहीं, टंका मेरे ख्याल से टका, टका तो बांग्लादेश की शायद करेंसी का नाम है, इसी तरह से टंका बोलते थे, चांदी का सिक्का होता था। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक टंका यानी एक चांदी का सिक्का बराबर होता था 48 तांबे के सिक्के के, यानी 48 जीतल के। आप लिख लो यहाँ पर, तो कभी अनुपात पूछ सकता है कि टंका और जीतल का अनुपात क्या था? 1:48 का अनुपात, यानी 48 तांबे के सिक्के दोगे तो माना जाएगा कि एक चांदी का सिक्का है। इस तरह की चीजें, तो ये अरब से प्रेरित होकर उसने इस तरह की मुद्रा पद्धति को चलाया। ना केवल ये, बल्कि ये 3 तो आप याद रख लेना ऐसे करके। एक चौथा मैं बता रहा हूं आपको, इख्तेदारी। आपने कभी ना कभी शायद नाम सुना होगा इख्तेदारी। इन सब चीजों को हमने डिटेल में पढ़ना है, अभी तो हम सिर्फ पर्सनली जान रहे हैं इन लोगों को, बाद में धीरे धीरे डिटेल में भी पढ़ेंगे इन सब चीजों को, वापस लौट के आएंगे। आप ये मत समझना कि चीजें खत्म हो जा रही हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म हो गया, नहीं, वापस लौट के आना है हमें। इख्तेदारी प्रथा ये होती थी, अभी शॉर्ट में सुनो आप, इख्तेदारी क्या होता था? इख्तेदारी मतलब कि जैसे ना मैंने बताया नहीं कि कोई 500 किलोमीटर दूर रहता है कहीं, अब उस इलाके में उस इलाके के कैसे शासन करे राजा वहाँ पर, तो सुल्तान क्या करता था, वहाँ पर इख्तेदार नियुक्त करता था। उन्हें वली या फिर वली उन्हें कहते थे एक तरह से, और मुक्ति भी कहते थे उन्हें, इस तरह के नाम उन्हें दिए जाते थे। उसके पास क्या होता था? अपनी एक सेना होती थी, सब कुछ होता था। उसका काम होता था सैनिक जो किसान होते थे उनसे राजस्व वगैरह इकट्ठा करना, अपनी सेना को भी उससे खर्चा देना, कुछ खर्चा अपने पास रखना, एक्स्ट्रा बच गया अगर, जिसे फवाजिल कहते थे उस समय, उसको वापस राजकोष में भेज देना, मेन दिल्ली वगैरह में भेज देना। तो इख्तेदार ऐसे होते थे। इख्तेदार मतलब राजा के प्रतिनिधि जो वहां पर काम करते थे प्रॉपर सेना लेके अपनी, और उस सेना का खर्चा वगैरह वो निकालते थे वहीं के किसानों से आय वगैरह लेके। तो इसका इस्तेमाल राजा कभी युद्ध वगैरह लड़ने हो तो उनको बुला के अपने करता था। तो एक तरह से सेना भी उसकी संगठित होती रहती थी और उसको राजस्व वगैरह मिलता था, राजा का प्रभुत्व भी वहां पर रहता था, या राजा नहीं सुल्तान का। तो इस तरह के इख्तेदार होते थे, बाद में इसे डिटेल में ही पढ़ेंगे। लेकिन ये व्यवस्था लाने का काम एक तरह से मोटे तौर पर सही अर्थों में इल्तुतमिश ने शुरू किया। वैसे तो इससे पहले भी चली आ रही थी प्रथा, लेकिन एकदम स्ट्रिक्टली जो फॉलो हुई इल्तुतमिश के समय। तो ई से इल्तुतमिश, ई से इख्तेदारी याद रह सकता है। ठीक है, अब कुछ थोड़े से, ये आपको शायद 4-5 चीजें याद होंगी। अब कुछ छोटे से पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दामाद यानी इल्तुतमिश को एक उपाधि दी थी, सर ए जहांदार। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा हो सके तो याद रखना। सर ए जहांदार की उपाधि किसने किसको दी? तो आपको समझ में आएगा, ससुर ने अपने दामाद को दी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको दी थी। ठीक है, इसी समय इल्तुतमिश के बारे में मुझे अभी पॉइंट याद आ गया, मैंने शायद लिखा भी ना हो यहाँ पर, लेकिन अभी याद आ गया तो मैं बोल देता हूँ। एक व्यक्ति है, उनका नाम है सिराज, अच्छा मुझे अभी नाम से याद नहीं आ रहा, तबकात ए नासिरी उनकी किताब का नाम है, तबकात ए नासिरी, नासिरी नासिरी। और इन व्यक्ति का नाम है मिराज उल सिराज, मिराज उल सिराज, पता नहीं, मैं अभी मैं बोलते हुए गड़बड़ हो गया कुछ, मैं आपको देख लूँगा बाद में से। ठीक है,
मिनहाज उल सिराज, मिनहाज वो मिराज नहीं, मिनहाज उल सिराज लिखना आप। तो एक व्यक्ति है, इनके ये एक इतिहासकार है, इनके इस किताब से तबकात ए नासिरी से हमें पता चलता है उस समय के इतिहास का जो हम बातें आपसे कर रहे हैं अभी है। तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में ही ये था। बाद में इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद रजिया सुल्तान आती है, उस समय का इतिहास भी मिनहाज उल सिराज ने लिखा है। उनकी किताब बड़ी इंपॉर्टेंट नाम है तबकात ए नासिरी, आप हो सके तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो कुल मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सांस्कृतिक यानी किताब लिखना इतिहासकारों को भी उन्होंने प्रश्रय दिया था इल्तुतमिश ने अपने समय में। तो आप शायद समझ सकते हो इल्तुतमिश के काम, राजत्व का सिद्धांत दिया, 40 दल का गठन किया फारसी राजत्व का, और अरबी पद्धति पर उन्होंने अपने सिक्के वगैरह चलाने का काम किया। और तबकात नासिरी लिखने वाले जो मिनहाज उल सिराज थे किसके दरबार में थे? इल्तुतमिश के, ध्यान रखना, कुछ और मत लिख देना, ठीक है। आई थिंक आपको इतना भी समझ में आ गया होगा इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। देख लेता हूँ मैं, कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, जजिया, आपने शायद नाम सुना होगा जजिया, आगे आप बहुत नाम सुनोगे, अलाउद्दीन खिलजी के रिस्पेक्ट में हम सुनोगे, अकबर की जब बात आएगी तब भी जजिया के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो ये जजिया को शुरू करने वाला, जजिया एक तरह का टैक्स होता था, एक तरह का कर होता था जो कि धार्मिक कर था, यानी जो गैर मुस्लिम लोग होते थे, चाहे वो हिंदू हो, पारसी हो या कुछ भी हो, वो लोग अगर मुस्लिम नहीं है तो उन्हें एक प्रकार का टैक्स देना होता था। फिर जो मुस्लिम होते थे उनके लिए भी एक अलग से एक टैक्स होता था, हम बाद में पढ़ेंगे इस तरह के क्या क्या ये टैक्स वगैरह होते थे, इनके अलग अलग नाम है, मैं लेकर अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, फिलहाल जजिया हम पढ़ रहे हैं। तो जजिया अभी बहुत शॉर्ट में बोला, तो जजिया को शुरू भी इल्तुतमिश ने किया, लेकिन इसमें इसने क्या रखा था, इसने बोला था बच्चे इसमें नहीं शामिल होंगे, ब्राह्मण जो होंगे वो शामिल नहीं होंगे इसमें, क्योंकि उन दोनों था, महिलाएं इसमें शामिल नहीं होंगी, वो नहीं देंगी इस तरह का टैक्स, और भिखारी किस्म के जो लोग हैं वो नहीं देंगे, भिखारी भिक्षुक तरह के जो लोग हैं जिनके पास अपना कोई जीवन यापन के लिए कोई जीविका का साधन नहीं है, वो नहीं देंगे इस टैक्स को। बाद में एक व्यक्ति आता है फिरोज शाह तुगलक, बाद में देखेंगे, उसने लागू करा, उसने बोला ब्राह्मण भी देंगे, सब देंगे टैक्स, बाद में हम देखेंगे फिर कैसे कैसे क्या हुआ, अभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इतनी सी बात। शाही अंगरक्षक, ये कुछ पॉइंट ना मैंने एक्स्ट्रा लिख रखे हैं, ये बाद में पढ़ने हैं हमें, लेकिन मैंने सोचा अभी रेफरेंस आया तो लिख दूं, इसलिए मैंने विशेष में थोड़ा एक एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख दिया। अगर आपको अभी याद नहीं हो रहे, रहने देना, बाद में रेफरेंस आएगा तो ठीक है, अगर अभी से आप रिलेट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बाद में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो शाही अंगरक्षक यानी अपने पर्सनल बॉडीगार्ड रखने का जो इस्तेमाल किया वो इल्तुतमिश ने किया था। इसीलिए एक इतिहासकार है, उनका नाम मुझे भी याद आ गया अचानक से, आरपी त्रिपाठी नाम है उनका। उन्होंने कहा है कि यार भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक तरह से गुलाम वंश की स्थापना करी है, उसका नाम आता है, लेकिन सही अर्थों में जो उसको एक दिशा और दशा जो बदलने का काम किया वो किया किसने? इल्तुतमिश ने। आरपी त्रिपाठी ने उनकी तारीफ में कहा है। इसी तरीके से एक हिजाबुत्तुल्ला या ऐसी एक इतिहासकार है, उन्होंने भी इल्तुतमिश की तारीफ की है कि सही अर्थों में अगर तुर्की सत्ता को अगर स्थापित करने का काम किया भारत में, वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया अपने 26 वर्ष के शासनकाल में। शायद मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, कोई चीज़ इसमें छूटी नहीं है, और इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट कवर हो गया। अब हमें आगे देखना है, मैंने तो सोचा था सारा आज ही कवर करा दूँ गुलाम वंश, लेकिन पता नहीं मुझे लग रहा है टाइम ज़्यादा हो गया, वरना सारा आज ही हम कर लेते हैं, रजिया सुल्तान, उसके बाद बलबन, उसके बस, ठीक है। तो अभी हम, अगर आपको मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन कराता हुआ चल लूँ, थोड़ा दिखाते हुए चल लूँ, फिर हम जा रहे हैं अगले 5 मिनट के अंदर। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ये ना स्लाइड थोड़ा हैंग होती है ऐसे में, जो खुद लिखते हैं, देखो इधर मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने ये पढ़ लिया, चिंता मत करना। देखो कुतुबुद्दीन के बाद आराम से समझ में आया कौन है 8 महीने तक, उसके बाद इल्तुतमिश समझ में आ गया। अब ये चिंता मत करो, आप आराम से, ये सब आपको याद होंगे, मैं ही आपको याद कराऊंगा, और कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं। अच्छा मैंने इसके लिए ट्रिक भी बना रखी है, वैसे कई आरआरबी मेरी मानो बहुत काम की है। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक्स नहीं होते, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो आरआरबी सबके नाम से रिलेट कर सकते हो, लेकिन ऐसे याद मत करना, कोई फायदा नहीं है, वो तो मैंने बता दिया, चलो आप ऐसे याद करना चाहते हो बाद में कर सकते हो, लेकिन जब मैं प्रॉपरली आपको पढ़ाऊंगा ना, ऑटोमेटिक आपको ये टिप्स में याद होंगे सारे के सारे नाम। जैसे मैं कोशिश करूं, चलो बिना देखे कोशिश करता हूं। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश की बेटी को आना था लेकिन आई नहीं, रुकनुद्दीन फिरोज आ गया, उसके बाद रजिया आई, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह आया, बहराम शाह के बाद मसूद शाह आया, मसूद शाह के बाद महमूद आया, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद के बाद बलबन आया, बलबन के बाद उसके बेटे वगैरह हुए थे, लेकिन इस पर आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं बताता हूँ कैकुबद और कईयुमर्ड से, हम बाद में डिस्कस करेंगे, शायद हो गए होंगे और कोई छूटा भी नहीं होगा इस तरीके से। तो अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे याद रहेंगे, और हर एक के बारे में हम तुरंत डिस्कस कर सकते हैं बहुत जल्दी में, लेकिन ये चीज़ों को मैं खोल के और फैला के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि समझ बने। आपको पढ़ना उतना ही है जितना मैंने लिखा हुआ है बस स्लाइड्स में, ठीक है। आप मेरे से पीडीएफ मांग लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं है तो ज्वाइन कर लेना, 9520387009। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करें। मैथमेटिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं या ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हैं तो उसके वीडियो लेक्चर्स भी चैनल में, आप उन्हें भी जरूर विजिट करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।